हेलो फ्रेंड्स, कुछ क्लासेस की नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपने क्लास 10 की फिजिक्स में हमने पढ़ लिया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, वह इसका नियम क्या है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा गोली दर्पण, यानी कि जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन होता है इसमें गोली दर्पण आता है। हमारा दर्पण हम जानते हैं कि जिसमें हमारा इमेज बनती है, हम अपने आप को इमेज के रूप में देखते हैं, वही दर्पण होता है। लेकिन ये गोली दर्पण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रकार क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोले दर्पण की। गोले दर्पण एक जो हमारा कांच का खोखला गोला होता है, ठीक, इसे हम काट लेते हैं, इसका कुछ हिस्सा काटते हैं तो जो हमारे पास ये दर्पण आता है तो गोली दर्पण कहलाता है। हमारा कांच के गोले से जो हमारा हिस्सा कटता है तथा ये जो दर्पण के रूप में जब कार्य करता है तो ये एक गोले दर्पण कहलाता है, ठीक। यानी कि हमारे और ये गोले दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है ये भी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोले दर्पण क्या होता है। गोले दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पानी की कलाई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, दूसरा तल परावर्तक तल होता है गोले, ठीक। ये बात हुई हमारी गोले दर्पण की परिभाषा की, ठीक। हमने कहा कि हमारा गोले दर्पण एक गोले का कटा गया भाग है, ठीक, जिसके एक तल पर हम पारे की कलाई लाल ऑक्साइड का पेंट करते हैं, यानी कि, और दूसरा तल परावर्तक होता है। परावर्तक होगा यानी कि इमेज बनेगी हमारी, यानी प्रकाश का परावर्तन होगा जिससे हमारी देह की इमेज बनेगी, ठीक। हमने जो काटा एक काट लेते इधर से, ठीक। अब हमने पढ़ा कि हमारे दो टाइप होते हैं, एक होता है उत्तल यानी कॉन्वेक्स और एक होता है अवतल यानी कॉनकेव। ये हमारे दो टाइप के और दर्पण होते हैं, ठीक। ये तो बात है हमारे गोले दर्पण की। अब बात कर लेते हैं उत्तल और अवतल दर्पण की कि इनमें क्या डिफरेंस है। उत्तल दर्पण, अभी हमने बात की कि हम एक गोला लेंगे, गोला लेते हैं, इसका कुछ हिस्सा काट लेते हैं तो हमारा जो दर्पण बनता है वो गोले दर्पण कहलाता है। अब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में हमारा होता है कि जो हमारा बाहरी सतह होती है ये हमारी परावर्तक सतह कहलाती है, यानी कि इसे अगर ऐसे डिनोट करें तो यानी कि जो बाहरी सतह होगी ये वाली जिस पर किरणें टकराएंगी अगर, ये हमारी होती है परावर्तक सतह। और जो अंदर वाली होती है इस पर करते हैं लाल ऑक्साइड का पेंट, लाल ऑक्साइड या पारे की कलाई का पेंट, पारे की कलाई, ठीक। यानी कि उत्तल दर्पण होता है हमारा वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है, ठीक। ये बात हुई हमारी अवतल। और अब बात है हमारी अवतल दर्पण की। यानी कॉनकेव मिरर, यानी कि जब हम गोला होता है हमारा, जो गोला खोखला गोला कांच का, और उसका काटते हैं, एक हिस्सा काट लेते हैं, अगर उसमें हमारा परावर्तक तल अंदर की ओर हो, ये वाला तल जो ये है अंदर, ये हमारा परावर्तक तल, और जो बाहरी तल है उस पर हम पारे की कलाई का पेंट करते हैं तो हमारा अवतल दर्पण बनता है। यानी कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन आंतरिक सतह से होता है या जिसमें परावर्तक तल आंतरिक होता है, भीतर की ओर होता है, वह हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। ये बात है हमारे दर्पण की, ठीक। अब इनसे रिलेटेड
डेफिनेशंस का चार्ट बनता है, यानी गोले दर्पण में हम किन जो हमारे कोई कौन से पॉइंट होते हैं जिनका हम यूज करते हैं उनके बारे में देखते हैं कि जो हमारे गोले दर्पण होते हैं उसमें क्या क्या पॉइंट यूज होते हैं और तथा उनकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। हम गोले दर्पण की बात कर रहे हैं। गोले दर्पण में हमारा अवतल और उत्तल दर्पण हमने पढ़ा था। अवतल दर्पण में हमने कहा था कि जो आंतरिक सतह होती है यानी कि भीतर की सतह या दबी हुई सतह है वो परावर्तक तल होती है, और उत्तल दर्पण में बाहरी सतह परावर्तक तल होती है। ऐसे उल्टा हुआ, अवतल में कलई वाली सतह बाहर की ओर होती है और उत्तल में अंदर की ओर। ठीक, ये बात हुई हमारे अवतल और उत्तल की। अब इसमें हमने देखा कि पी पॉइंट लगाया हमने, एक सी पॉइंट लगाया, M1 M2, ये क्या चीज है, यही इससे रिलेटेड डेफिनेशन है। सबसे पहले बात करते हैं हम सी की। वक्रता केंद्र यानी कि सी हमारा क्या है, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि जो जिससे हमारा कोई भी दर्पण बना है, अब इस गोले से ये दर्पण बना है, इसका जो सेंटर है वही इस मिरर का सेंटर कहलाएगा वक्रता केंद्र। ठीक, ये बात है हमारी पहले वक्रता केंद्र की। हमने बात की कि उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है। अब दूसरी बात आती है हमारी वक्रता त्रिज्या की। आर की, ठीक, सेम है जैसे केंद्र वक्रता केंद्र था, ऐसे वक्रता त्रिज्या की उस गोले की त्रिज्या जिसका कि हमारा दर्पण एक भाग है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, अब बात आती है ध्रुव की। ये तो हमने दो चीज पढ़ ली। हमारी यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये सी पी आर। ठीक, तीसरी आते हैं हमारी इसकी डेफिनेशन, ध्रुव पोल पी, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि जो किसी भी दर्पण का जो परावर्तक तल है, ये इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इसे हम ध्रुव कहते हैं। ठीक, इस पर हमारे परावर्तक तल पर बहुत से बिंदु होंगे ना, जैसे है इस पर हमारे बहुत से बिंदु होंगे, लेकिन जो इसका मिड पॉइंट होगा बिल्कुल वो इसका ध्रुव कहलाएगा पी। ठीक, ये बात है ध्रुव की। और चौथा पॉइंट आता है इसमें मुख्य अक्ष। ठीक, मुख्य अक्ष क्या है हमारी, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि ध्रुव तो हमारा हो गया पी और केंद्र क्या हो गया सी, यानी कि जो सीपी आई हमारी ये पूरी लाइन सीपी ये हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि जो ध्रुव और केंद्र से जाती है रेखा वो मुख्य अक्ष कहलाती है। ये बात है हमारी मुख्य अक्ष की। ठीक, अगला आता है हमारा दर्पण का द्वारक। पांचवा, दर्पण का द्वारक। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी कि जो हमारा ये परावर्तक तल है, ठीक, इसका जो पॉइंट ए है ये इतना परावर्तक तल है, जो इसका व्यास होगा यानी कि M1 M2 जो हमने आना है ना M1 M2, ये ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। यह बात हुई हमारी दर्पण के द्वारक की। अब इसका छठा पॉइंट आता है कि जो एक मोर अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका पूरे दर्पण में गोले दर्पण के जब हम प्रतिबिंब पढ़ेंगे सबसे ज्यादा यूज उसका होता है कि मुख्य फोकस।
यानी कि जो हमारा मिरर होता है उसका फोकस क्या है, मुख्य फोकस, उसे देखते हैं कि मुख्य फोकस क्या है हमारे दर्पण का। अब बात करते हैं मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस एक इन सबसे अलग चीज है कि जो हमारा दर्पण होता है, कोई भी दर्पण ले लेते हैं हम, अभी हमने लिया है कि अवतल दर्पण, ये ले लिया, ये इसका मुख्य पोल है और पोल से और ये सेंटर से हमारी एक मुख्य अक्ष का ये वाला, ठीक। अब मुख्य फोकस, जो हमारी प्रकाश किरणें चलती हैं इसके मुख्य अक्ष के समांतर, ये आई, ये परावर्तक तल है, तो परावर्तन के पश्चात ही परावर्तित होगी। अब दूसरी आई, वो भी आई, वो भी, हो गई। अब तीसरी है, वो भी इसी पॉइंट से, चौथी वो भी इसी पॉइंट से, यानी कि जो हमारी प्रकाश किरणें होती हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती हुई, जाती हुई, आती हुई, मिलती हुई प्रतीत होती है, वो हमारा मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक। यही हमारी इसकी जी की हमारी जो समांतर किरणें आ रही हैं वो परावर्तन के पश्चात इस फोकस से गई, या फिर जब फोकस से किरणें आती है वो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, जिस बिंदु से गई उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है। देखिए क्या है, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब यहाँ पर हमने तो देख लिया कि मिलती है, अब इसमें हमारी एक वर्ड यूज आ रहा है कि मिलती हुई प्रतीत होती है। अब ये मिलती हुई प्रतीत होती है क्या मतलब है, इसे देखते हैं। अभी हमने यहाँ बात की थी इसकी अवतल दर्पण की, इसमें तो हमें मिलती हुई दिख रही है, लेकिन अगर हम उत्तल दर्पण लेते हैं, उत्तल दर्पण में हमारा परावर्तक पृष्ठ यही है, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई पड़ी, ये परावर्तित हो गई, ऐसी तो परावर्तित होंगी। लेकिन अगर हम इन्हें पीछे बढ़ाएं आभासी रूप से, ठीक, तो ये हमें एक बिंदु पर मिलती है प्रतीत होती है, आगे प्रतीत होती है, तो यही हमारा मुख्य फोकस कहलाता है, किसका, उत्तल दर्पण का, ठीक। उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा उस साइड होता है जो कि एक आभासी रूप से माना जाता है, ठीक है। अब ये बात हुई हमारे मुख्य फोकस की। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि मुख्य फोकस हमारा आभासी और वास्तविक दोनों हो सकता है, हमने देख लिया, ठीक। ये बात हुई हमारी मुख्य फोकस की। अब अगला टॉपिक आता है हमारा फोकस दूरी, 7वां टॉपिक है इसमें। फोकस दूरी, इसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे करते हैं स्मॉल एफ से। फोकस दूरी क्या आती है हमारी, कि जो हमारा पोल होता है उससे फोकस के बीच की डिस्टेंस, यानी कि हमारे ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, अब हमने गोले दर्पण के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ लिया कि गोले दर्पण क्या होता है, उससे रिलेटेड हमने डेफिनेशंस भी देख ली है कि हमारी क्या क्या डेफिनेशन यूज होती है। ठीक, अगली वीडियो में हम एक रिलेशन पढ़ेंगे फोकस दूरी और फोकस दूरी में, और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ेंगे। और हम देखेंगे कि जो हमारा दर्पण होता है उससे हमारी इमेजेस कैसे बनती है, यानी कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कि गोले दर्पण से इमेज कैसे और किस तरह के बनते हैं। ठीक, इस वीडियो में हमने गोले दर्पण के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले ली है। अगले वीडियो में हम इमेज के बारे में पढ़ेंगे, गोले दर्पण से इमेज कैसे बनते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।
अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।